ओ मेरे हीरो हीरोइन लोग, आ जाए क्या, कर ले क्या, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, रिवीजन। कह दूं क्या तुमसे, कह दो ना सर, अरे करो रिवीजन, आओ। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंडेस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जिधर अपन इंडेस 10 के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन करेंगे एकदम क्विकली रिवाइज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेस 10 नाम क्या है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर इसका मतलब क्या होता है, आओ जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक टाइमर बना के दिखाऊं कि मेरा सपोज ये था फाइनेंशियल ईयर एंड, किधर गया, एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये रहा। सपोज ये था मेरा फाइनेंशियल ईयर 11-12, ठीक है। तो ईयर एंड से लेकर जब डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस, कुछ का अप्रूवल बीओडी के अप्रूवल तक जो भी इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये इवेंट्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का डेफिनेशन क्या हुआ, these are favorable and unfavorable events that occur between the end of reporting period and the date when FS are approved। ये फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल को समझाने का ट्राई करता हूँ, उससे सुनो मेरी बात ध्यान से। सपोज आप लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, आपने बनाया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर आपने ना ये ईयर एंड होने के बाद एक नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का डेटा भी सबमिट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा एनुअल एफएस जब अप्रूव हो रहा है, वो तो बाद में अप्रूव होएगा। सपोज वो 14 अगस्त को अप्रूव हुआ। माय क्वेश्चन इज, मेरा इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, ईयर एंड से लेकर 14 अगस्त तक, या मैं बोलूंगा नहीं नहीं डेटा जा चुका है ना अभी 30 जून को, तो 30 जून तक होगा। बीच में कोई भी डेटा गया मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बीओडी मतलब डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बीओडी, बीच में क्वार्टरली दो हाफली दो फर्क नहीं पड़ता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब आपके अप्रूव हुए, 14 अगस्त, तो ईयर एंड से लेकर 14 अगस्त की डेट ही मानी जाएगी। ठीक है, वो इसी बारे में बात करता है कि बीच में अगर कोई भी आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन चले गई तो फर्क नहीं पड़ता। आगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग, एक होता है नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग में क्या होता है, ईयर एंड से पहले उस इवेंट की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बस ईयर एंड के बाद आपको मिलता है एडिशनल एविडेंस। ठीक है, नॉन और एडजस्टिंग है तो क्या करने का, बैलेंस शीट में एडजस्ट करने का। फिर होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसकी कोई भी कंडीशन ईयर एंड के पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, इसका जो भी कंडीशन है वो ईयर एंड के बाद ही राइज होता है, तो इसलिए बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या करने का इसका, कुछ नहीं करने का, नाम में ये नॉन एडजस्टिंग, हाँ मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देना बस। ठीक है, इसका आपको मैंने प्यारा प्यारा मीठा मीठा बेसिक्स एग्जांपल भी दिया था। जैसे एडजस्टिंग में एग्जांपल क्या रहता है, मैंने सेल्स किया एक डेटर को, अब वो डेटर के ऊपर केस चलने लग गया, केस हुआ ईयर एंड के पहले, अब ईयर एंड के बाद बट बिफोर अप्रूवल वो हो गया इंसॉल्वेंट, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। ध्यान रखना, प्रतीक को सेल करना वॉज द कंडीशन, प्रतीक के ऊपर केस होना वॉज द कंडीशन, और इसका आपको मिला एडिशनल एविडेंस ईयर खत्म होने के बाद। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल, ईयर एंड के बाद सपोज लग गई फायर, है ना, बिकॉज फायर है। ठीक है, तो फायर लग गई तो इसकी कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना, तो इसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या करो, कुछ मत कर, मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देना। हाँ, एक गोइंग कंसर्न का एंगल भी आ सकता है, उसकी बातें मैं नीचे करूंगा। ठीक है, ओके सर समझ गए, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग हो गया, एग्जांपल्स दिया हुआ किताब के अंदर, टाइम मिले तो एक बार रीड कर लेना। उसके बाद आएंगे आपके 3 स्पेशल केसेस। ठीक है, सबसे पहला स्पेशल केस है डिविडेंड, जो आपने ईयर एंड के बाद डिक्लेयर किया है। तो सपोज अगर आपने ईयर एंड के बाद कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करके बांटा, तो इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलोगे। पहले बहुत पहले वो आदम बाबा के जमाने में उसको प्रोपोज डिविडेंड नाम से आप एडजस्टिंग मान के रिकॉर्ड करते थे, अब वो हर जगह से अमेंड हो चुका है, अभी वो नॉन एडजस्टिंग ही होगा। लॉजिकल भी है ना, ईयर एंड पे आपकी कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है उसको लेकर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट गोइंग कंसर्न, अगर आपने ऐसा कोई भी इवेंट हुआ है ईयर एंड के बाद जो नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन ऐसा इवेंट आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट कर देता है, तो उस केस में आप उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को भी एडजस्टिंग मानोगे, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अक्रूवल बेसिस के बदले लिक्विडेशन या फिर रियलाइजेशन बेसिस पे बनाओगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन का छेड़खानी नहीं हुई है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अभी भी वैलिड है, तो फिर तो नॉन एडजस्टिंग था, फिर मटेरियल लेगा तो डिस्क्लोज कर देना, मटेरियल नहीं है तो कुछ मत करना, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एकदम बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा प्यारा प्यारा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट का ब्रीच। ठीक है, ब्रीच वाला पॉइंट का अपन थोड़ा बात इंडेक्स 1 के अंदर भी करते हैं, 1 और 10 में डिफरेंस क्या बताऊंगा मैं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। लोन लिया, साल खत्म होने के पहले ब्रीच कर दिया, तो ब्रीच करने पे लोन बन गया करंट। ब्रीच कैसे हो गया सर, एक रेशियो मेंटेन करना था, आप वो मेंटेन नहीं कर पाए तो ब्रीच हो गया, करंट बन गया लोन। अब ईयर एंड के बाद बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ एफएस, आपने क्या किया, ग्रेस पीरियड मांगा, या तो ग्रेस मांगा मोर देन 12 मंथ्स का, या फिर आपने कंडीशन रिमूव करवा दी। ठीक है, तो ये जो आपने ग्रेस मांगा मोर देन 12 मंथ्स का, कंडीशन रिमूव करवा दी, इसकी वजह से लोन वापस से नॉन करंट बन जाता है। अब इसको मैं एडजस्टिंग मानूं कि नॉन एडजस्टिंग, तो इंडेस्ट बोलता है क्या मानना, एडजस्टिंग मानना। याद है ना, मैं लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूं, बट इसको क्या अपन ने डिस्कस भी किया था, ये चीज क्या मानना है, इसको एडजस्टिंग इवेंट आपको मानना है एज पर इंडेस 10।
ठीक है। अब इंडेक्स 1 में फर्क क्या होता है? इंडेक्स 1 में होता है कि आप ब्रीच भी साल खत्म होने के पहले करते हो और ग्रेस पीरियड भी साल खत्म होने के पहले ही मांग लेते हो। इंडेक्स 10 में क्या होता है? आप ब्रीच पहले करते हो लेकिन ग्रेस पीरियड की बातें या कंडीशन रिमूव करने की बातें आप साल खत्म होने के बाद और डेट ऑफ अप्रूवल के पहले करते हो। तो ये फर्क है इंडेक्स 1 इंडेक्स 10 के अंदर, ध्यान रखना। एक्सक्लूसिव समरी आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 केसेस तो किताब के अंदर कवर्ड है, बट एक और स्पेशल केस है इन्वेंट्री का। जो इन्वेंट्री का केस अगर आप आईसीआई के क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट है, ध्यान रखना। सबसे पहला, अगर इन्वेंट्री की एनआरवी गिर जाती है ईयर एंड के बाद, देखो ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूं, ये मेरा साल है। अब साल खत्म होने के साल पे आपकी कॉस्ट 10 थी, एनआरवी 11 थी, तो कॉस्ट बराबर कॉस्ट पर रखा। अब अगर ईयर एंड के बाद एनआरवी गिर गई, क्यों? प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, तो क्या करने का? तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे? पूछोगे मेरे से इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है क्या? मैंने बोला नहीं करती है, तो आप बोलोगे नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन नहीं, इसको एक्सेप्शन ट्रीट करना और एडजस्टिंग मान लेना। अब इसी इन्वेंट्री के केस को मैंने अलग अलग तरीके से समराइज कर रखे, ध्यान से देखो। सबसे पहले, अगर एनआरवी गिरी साल खत्म होने के बाद, अगर इस एनआरवी फॉल की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी तो अरे तब तो एडजस्टिंग ही होता। लेकिन अगर एनआरवी गिरी, क्यों गिरी? बिकॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन मार्केट, है ना। क्या इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं, बट नॉर्मली गिरे ना ईयर एंड के बाद, तो भी एडजस्टिंग ही मानना है इसको, ठीक है। तीसरा केस, अगर एनआरवी गिरने की नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट बट द फॉल इन एनआरवी इज ड्यू टू अ वाटर लीकेज या फायर डैमेज। अगर एनआरवी गिरी है साल खत्म होने के बाद, और क्यों गिरी? क्योंकि साल खत्म होने के बाद कोई फायर या वाटर लीकेज हुआ, अगर इस वजह से गिरी एनआरवी, तो फिर आप नॉन एडजस्टिंग ही मानोगे। इसका मतलब आप 2 चीज ध्यान रखो, अगर एनआरवी गिरी है नॉर्मली तो एडजस्टिंग है, अगर एनआरवी गिरी है बिकॉज ऑफ वाटर लीकेज या फायर तो नॉन एडजस्टिंग है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैंने 2-4 एग्जांपल और लिए थे। सपोज साल खत्म होने के पहले कोई फ्रॉड हुआ, मिला आपको बाद में, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने साल खत्म होने के पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, अब साल खत्म होने के बाद उस कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ रॉकी सरफेस मिला या फिर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट मिला, अब मिला भले बाद में, लेकिन ये सरफेस या फॉल्ट एग्जिस्ट पहले से करते थे, बराबर। भले ही आपको फिर बाद में मिला है, एग्जिस्ट तो पहले से करता होगा ना, बिकॉज ये सब चीज डे 1 से एग्जिस्ट करती है, मिलती है आपको बाद में, तो इसको भी आप एडजस्टिंग ही मानना, ध्यान रखना। और उसके अलावा तीसरा केस एक और था, जहां सपोज डेटर पे केस चल रहा था पहले से, ईयर एंड हो गया, अप्रूव भी हो गया, और अब डेटर इंसॉल्वेंट हुआ डेट ऑफ अप्रूवल के बाद, तो आप गलती क्या करोगे? आप बोलोगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अबे ये ना ही एडजस्टिंग है ना ही नॉन एडजस्टिंग है, क्यों? अगर एफएस के अप्रूवल के बाद कोई भी इवेंट होता है तो चेक ही मत करना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ये तो इंडेक्स 10 के स्कोप के बाहर हो गया। क्योंकि इंडेक्स 10 में कब आना है? जब ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में कुछ हुआ, तब आप बोलना एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। अगर कोई इवेंट होता ही बाद में तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडेक्स 10, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हो गया आपके कंसेप्ट। अब कंसेप्ट में एक और चीज है अपेंडिक्स, वो बोलता है अगर आपने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, कभी कभी होता है फ्री में पीपी वगैरह दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड गिवन इन नॉन कैश फॉर्म। तो ये जो पीपी दिया उसको भी हम डिविडेंड मान देंगे, उसको बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड, अगर आप थोड़ा टैक्सेशन में देखोगे तो, बराबर। तो अब डिविडेंड कितना अमाउंट रहेगा? तो अगर असर का कैरिंग अमाउंट वाज 10 CR कंपनी के बुक्स में, बट इसका फेयर वैल्यू 15 CR, तो हम मानेंगे कि जितना फेयर वैल्यू हो उतना इज द डिविडेंड अमाउंट, क्लियर। तो 15 CR डिविडेंड मान लिया जाएगा। ये हो गया आपके कंसेप्ट खत्म सारे के सारे। अब आते हैं फटाफट से, एक बार जो भी काम के क्वेश्चन है वो एक बार फटाफट से क्विकली अपन कर लेते हैं रिवाइज। आ जाओ इधर, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी एक बार रीड तो आप कर ही लेना सारे के सारे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं आपको समरी बताता हूँ हुआ क्या था। एक कंपनी है जो टेंडर एक्सेप्ट करती है, इसके पास पुणे सर्कल का 5 इसका टेंडर है। अब करंट ईयर में इसने बाकी टेंडर्स के लिए अप्लाई किया, नहीं मिले, और ये इसका 5th ईयर चालू है, ठीक है। तो इस केस में इसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? ऐसा मान लो तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट निकल गया, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल बी अफेक्टेड ना, और आप और कुछ पढ़ाने वाले नहीं हो अभी। सेम अगर आप टेंडर था 5 साल का, अभी 5th ईयर चालू है, और आपको ये साल मालूम पड़ गया कि बाकी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, तो बस फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो गया, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब अप्रूवल नहीं, वो लिक्विडेशन बेसिस वगैरह बनाने आपको पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ लेना उसका सोल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोलता है भाई फायर हो गई लेकिन इट वॉज इंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड रहेगा तो भाई फिर तो फायर हो गई तो नॉन एडजस्टिंग है ना, बाद में हुआ फायर, हाँ गोइंग कंसर्न अफेक्ट करेगा तो फिर आप देख लेना बस, लेकिन ये इंश्योरेंस था आपका इसके पास, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट जनरली नहीं करेगा। बट हमेशा एग्जाम में दोगलापंथी आंसर करना, हर तरीके से आंसर कर देना इसको, ठीक है। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग दे देना, इलस्ट्रेशन 15, 16, 17, 18, ये आप एक बार रीड दे देना, ठीक है। और 21, 15, 16, 17, 18, 21, मतलब जो एकदम बेसिक बेसिक है एटलीस्ट उसको रीड दे देना, जो मैं इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट है वो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं आप एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर के सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें 2 पार्ट है।
डिस्कस करने के पहले एक चीज बताऊंगा, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो ना तो आप सेल्स में से माइनस करते हो, अगर आप कैश डिस्काउंट देते हो ना तो आप सेल्स अलग और कैश डिस्काउंट को अलग से एक्सपेंस कर दिखाते हो, ठीक है, उसको लेस करके मत दिखाना। अब वो बोलता है कि हमने कोई परचेज वगैरह किया, मतलब पहले परचेज किया फॉर एक्सपोर्ट, किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने माल खरीदा, ठीक है, अब एक्सपोर्ट तो कैंसिल हो गया, तो अब इसी माल को मैं सस्ते में बेचने वाला हूँ प्राइस डिस्काउंट के फॉर्म में। प्राइस डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। तो अब वो पूछता है कि मैं इसको सेल से लेस करके दिखाऊं या डिस्काउंट अलग और सेल्स अलग दिखाऊं, तो अलग अलग दिखाने का इसको। ये पहला केस था। अब ये इंडेक्स 10 में क्या कर रहा है, इंडेक्स 10 में सेकंड वाला पार्ट आता है, क्या बोलता है, मैंने कोई सेल किया, सेल डीड किया मैंने 15 मार्च को, रजिस्टर किया मैंने 20 अप्रैल को, मतलब सेल डीड किया साल खत्म होने के पहले, रजिस्टर किया साल खत्म होने के बाद, तो कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है भाई, तो उस केस में आप सेल को प्रीवियस समय रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलता था सुन लो मेरी बात ध्यान से। वो बोलता है मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई साल खत्म होने के बाद, क्यों गिरी, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से गिरी, तो क्या ट्रीट करना है उसको, एडजस्टिंग ट्रीट करना है, तो एडजस्टिंग ट्रीट किया, राइट डाउन किया 2.5 से, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जाके एनआरवी बढ़ गई, अब वो बढ़ गई तो जितना भी आपने राइट डाउन किया था उतना आप रिवर्स कर सकते हो मैक्सिमम, तो भले ही बड़ा 3 मिलियन से है बट मैं रिवर्स सिर्फ 2.5 ही कर सकता हूँ बिकॉज उतना राइट डाउन मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 केस दिया हुआ है, आपको बताना है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ध्यान रखना ऐसे केस में आंसर कैसे करोगे, सबसे पहले डिफाइन करना कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, एडजस्टिंग क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग क्या होता है, फिर हर एक केस को आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस में कर देना, ठीक है। अब अपन एक एक केस बताता हूँ। सबसे पहला क्या था, बोलता है मैं एक केस जीत गया, ऑफकोर्स वो केस चल पहले से रहा था, मैं जीता बाद में हूँ, ठीक है। अब कंपनी बोलते हैं कि फेवरेबल है तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, भाई इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों आते हैं, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरी साल खत्म होने के बाद, क्या कोई फायर या वाटर लीकेज था, नहीं, ऐसे गिर गई तो एडजस्टिंग है। उसके बाद डेटर था, केस किया था पहले, इंसॉल्वेंट हो गया बाद में, ये कंडीशन थी, आपको एविडेंस मिला, एडजस्टिंग इवेंट है। फोर्थ केस बोलता है साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही है, इसकी कोई भी कंडीशन साल खत्म होने के पहले नहीं थी, तो ये नॉन एडजस्टिंग है, ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन। सुन लो क्या था इस क्वेश्चन में। पहले अपन ने खरीदा असेट, सॉरी पहले अपन ने कंस्ट्रक्ट किया असेट 2015 में, अवेलेबल फॉर यूज हुआ 2016 से, तो मैं डिप्रिशिएट कब से करूंगा, 2016 से। इस क्वेश्चन में ईयर एंड दिसंबर है। अब हुआ क्या, 29 जन 2020 को डिस्कवर हुआ दैट वेयर हाउस वॉज डैमेज्ड, ठीक है। डैमेज क्यों था, बिकॉज ऑफ ए स्ट्रक्चरल फॉल्ट। स्ट्रक्चरल फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ये फॉल्ट आपके स्ट्रक्चर के समय से एग्जिस्ट करता है, मतलब जब से असेट बनाया तब से एग्जिस्ट करता है, बस मालूम बाद में पड़ा है, तो ये बन जाता है एडजस्टिंग इवेंट। मतलब भले ही मिला 29 जैन 2020 को है बट एडजस्ट करके आप इसका इफेक्ट दोगे 31 दिसंबर 19 को। अब इफेक्ट में क्या दूं मैं, देखो क्या बोलता है, बोलता है फॉल्ट हुआ तो आपको इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, दिस इज इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, तो बजाय इंपेयरमेंट 2020 में करने के आपको 31 दिसंबर 19 को इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। बस मैंने यही इस चार्ट के अंदर लिखा के दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो क्या बोलता है, 1 अप्रैल 16 को असेट वाज अवेलेबल फॉर यूज, अब जैन फेब 2020 में वेयर हाउस डैमेज हुआ फॉल्ट की वजह से, तो एडजस्टिंग इवेंट है, अब इंपेयरमेंट टेस्ट 19 में करोगे, तो इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट उन डर के मारे खुद ही क्वेश्चन में दे दिया, तो क्या निकालेंगे हम, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको डे 1 का वैल्यू दिया हुआ है, डेप्रिशिएट करते करते आ जाओ इस दिन के वैल्यू पे, ठीक है। अब जब वैल्यू दिया हुआ डे 1 का, तब बोला ओरिजिनल लाइफ वॉज 30 ईयर्स, तो मैं डेप्रिशिएट करना शुरू किया 2016, 2017 और 2018 में मैं डेप्रिशिएट किया, ठीक है। अब आइडियली मुझे 2019 में भी डेप्रिशिएट करना चाहिए, बट ऐसे ने क्या किया, एक अजम्पशन लिया है कि हमको एक और लाइफ दे रखी है क्वेश्चन में, रीअसेस्ड लाइफ, तो उन्होंने माना कि रीअसेस्ड लाइफ का इंपैक्ट हम 1 जैन 19 से लेंगे। आइडियली इसका इंपैक्ट पता है कब से लेना चाहिए था, जब से आपका इंपेयरमेंट हुआ उसके बाद से हम लाइफ रिवाइज करते, बट इस क्वेश्चन में अजम्पशन ये है कि आपने रिवाइज लाइफ का इंपैक्ट लिया 1 जनवरी 19 से, है ना। तो रिवाइज लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स, बट 20 ईयर्स भी कब के साथ दे रखी है, 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट इट वाज रेडी फॉर यूज, मतलब अगर 20 ईयर्स दे रखा है फ्रॉम द डेट इट वाज रेडी फॉर यूज, मतलब वो 2016 के हिसाब से दे रखा है। 2016 से आज तक कितने साल बीत चुके हैं, 1 2 3 बीत चुके हैं, तो अगर मैं 1 जैन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 17 ईयर्स बची है, तो आपको ये कंसिडर करना है। इन शॉर्ट 16, 17, 18 को जब डेप्रिशिएट करोगे
तो लाइफ 30 ईयर्स मानोगे, और जब 19 में डेप्रिशिएट करोगे तो लाइफ 17 ईयर्स मानोगे रिवाइज्ड वाली। ठीक है, ऐसे करते करते आपको मिलेगी कैरिंग अमाउंट, कंपेयर करना विद रिकवरेबल अमाउंट, मिलेगा आपको इंपेयरमेंट लॉस, चार्ज कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एक एक्स्ट्रा एंट्री और मारनी है। ऐसा मानते हैं कि आपने 2019 में ओल्ड लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट चार्ज कर चुके हो, अब न्यू लाइफ के हिसाब से डेप आ रहा है आपका थोड़ा ज्यादा, तो वो एक्स्ट्रा डेप आपको चार्ज करने की एंट्री पास करनी है एक। तो ये हमने किया, और इसका मैंने नोट वगैरह सब लिखा के भी आपको दिया हुआ है कि ठीक है कि आइडियली होना क्या चाहता लेकिन किया क्या है, बट आपको एग्जाम में जो ऐसा नहीं किया वही करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, इसके बाद एक और चीज है, ये एक पार्ट होगा क्वेश्चन का एक और पार्ट है, बोलता है रेन वाटर लीकेज हुआ था, उसकी वजह से इन्वेंट्री भी डैमेज हुई। अब ये लीकेज साल के खत्म होने के बाद ही हुआ था, 27 जैन को लीकेज हुआ था, उसकी वजह से इन्वेंट्री डैमेज हुई। मैंने बताया था ना, वाटर लीकेज या फायर डैमेज हो इन्वेंट्री, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वही बता देना। तो सेकंड पार्ट वही है। तो नॉन एडजस्टिंग है तो मटेरियल लगा तो डिस्क्लोज करना, वरना कुछ मत करना। थर्ड पार्ट, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ देयर वाज नो स्ट्रक्चरल फॉल्ट एंड डैमेज टू इन्वेंट्री हैड बीन कॉज्ड आफ्टर ईयर एंड। तो बोलता है अगर डैमेज टू वेयरहाउस अगर साल खत्म होने के बाद होता, एंड इफ इट वाज नॉट बिकॉज स्ट्रक्चरल फॉल्ट, तब तो ये फिर ये भी नॉन एडजस्टिंग ही हो जाता। तो ये 3 केस है, ध्यान रखना, सोल्यूशन मैंने दे रखा है इसके अंदर। और फिर और कुछ क्वेश्चन बचता है कि अपने आखिरी क्वेश्चन बचता है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 अप्रैल को मतलब साल खत्म होने के बाद फायर आया, उसकी वजह से इन्वेंट्री हुई डैमेज। आगे पढ़ने के पहले बता दो ये नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए। अब अकाउंटेंट है, उसने इसको एडजस्टिंग माना है। सही किया क्या? नहीं, गलत किया देवसेना। तो जितना भी रेलिवेंट पार्ट मार्क करा है, इंडेक्स 10 का रेफरेंस, इंडेक्स 2 का रेफरेंस, और बता देना कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसको आप जो एडजस्टिंग वाला पार्ट है वो मत करना। नॉन एडजस्टिंग है मतलब जो भी एनआरवी गिरी है उसका इंपैक्ट आप नहीं लोगे। तो नॉन एडजस्टिंग के पहले मतलब ये फायर के पहले इन्वेंट्री का कॉस्ट वॉज 8, एनआरवी वॉज 9.6, आप ये कंसिडर करना, तो आप 8 पे रखोगे। ठीक है, ध्यान रखना बस। इसी के साथ आपका इंडेक्स 10 का भी रिवीजन होता है समाप्त। तो आई होप आपको समझ आ रहेगा। प्लीज़ आप भी रिवाइज करके आना। तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।